नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर ऑफ एशिया का पार्ट 4। ये इसका लास्ट पार्ट है। इसमें हम सबसे पहले आज बात करेंगे कैश क्रॉप के अंतर्गत। कल हमने चाय और कॉफ़ी के बारे में बताया था। आज मैं बताने जा रही हूँ शुगर केन या गन्ना। गन्ना जो है, सभी जानते हैं कि चीनी जो है गन्ने से तैयार की जाती है, जो कि हमारे भोजन का एक मुख्य पदार्थ है। और गन्ने का जो मूल स्थान है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया को ही माना जाता है। यहाँ से इसका जो विस्तार है विश्व के अन्य प्रदेशों की ओर हुआ। गन्ना जो होता है, इसका जो पौधा है वो लगभग 2-2.5 मीटर लंबा होता है, जिसका कि जो तने वाला जो स्टेम वाला जो पार्ट होता है वो जो मीठे रस से युक्त होता है। और इसके रस निकालकर उसको पकाया जाता है और उससे फिर गुड़, शक्कर आदि वस्तुएं, चीनी बनाई जाती है। गुड़ जो है एक घरेलू उद्योग के रूप में भी बनाया जाता है, किंतु चीनी जो है वो बड़ी बड़ी मिलों में ही तैयार की जाती है। इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो या वर्धन काल जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है। लगभग 10 से 12 महीने में इसकी जो है वो क्रॉप तैयार होती है। अब एशिया की बात करें तो एशिया में विश्व का लगभग 35% गन्ने का उत्पादन किया जाता है। सबसे पहले बात आती है कि गन्ने के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं या जोग्राफिकल कंडीशन आवश्यक हैं। इनमें सबसे पहले है टेम्परेचर। इसके लिए अधिक तापमान यानी कि 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, और जबकि इसके पकते समय 30 से अधिक तापमान होने पर वो इसके लिए हानिकारक होता है। फिर वर्षा की बात करें तो वर्षा या आर्द्रता जो है इसके लिए अधिक आवश्यक होती है, यानी कि 125 से 175 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए आवश्यक है, अनुकूल मानी जाती है। कम वर्षा होने पर इसकी कृषि सिंचाई के द्वारा भी की जा सकती है। फिर है सॉइल या मिट्टी। इसके लिए उपजाऊ चीका प्रधान दोमट मिट्टी जो है वो अच्छी मानी जाती है, जिसमें चूना या फास्फोरस यदि है तो वो इसकी वृद्धि में सहायक है। इसके साथ ही मिट्टी में आर्द्रता ग्रहण करने की शक्ति भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, और इसीलिए कांप और लावा निर्मित काली मिट्टी गन्ने के विकास के लिए अच्छी मानी जाती है। फिर हम सरफेस की बात करें या धरातल या भूमि की बात करें तो इसके लिए समतल और सुप्रवाही धरातल जो है वो उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इसमें मिट्टी की आर्द्रता जो है वो सुरक्षित रह सकती है अधिक समय तक। और इसके साथ ही साथ इस कृषि में सस्ते श्रम की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी जो समस्त कार्य होता है, खेत जोतने से लेके गन्ने की बुआई, सिंचाई या अन्य कार्य, या उन्हें काटने के पश्चात मिलों तक पहुंचाने ले जाने, और तथा घरेलू उद्योग के रूप में गुड़ बनाने, इसमें पर्याप्त मात्रा में सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए गन्ने की जो कृषि है वो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ही की जाती है। इसके साथ ही साथ गन्ना जो है एक भारी और शीघ्र खराब या सूखने वाला फसल है, तो काटने के तुरंत बाद या 3-4-5 दिन के अंदर ही इसमें से रस निकालना आवश्यक हो जाता है। अतः चीनी मिलों तक इसे पहुंचाने के लिए सस्ता श्रम, रेल और सड़क आदि की भी आवश्यकता रहती है। अब बात आती है उत्पादन की। भारत जो है विश्व का दूसरा और एशिया का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। भारत में गन्ने की कृषि जो है 5000 वर्षों पूर्व से ही की जा रही है, तथा
एशिया का लगभग 50% गन्ना जो है वो भारत में से प्राप्त होता है तथा भारत में गन्ना उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश हम देख सकते हैं मैप के अंदर। उत्तर प्रदेश ये जो क्षेत्र है, आपके महाराष्ट्र गुजरात वाला जो क्षेत्र है ये गन्ने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु नीचे, यहाँ भी कुछ मात्रा में गन्ना पैदा किया जाता है। पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में भी गन्ने की इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी गन्ने का उत्पादन किया जाता है। उत्तरी भारत में गन्ने से गुड़ बनाने का जो कार्य है वो अधिक प्राचीन समय से ही प्रचलित है, जबकि दक्षिणी भारत में गन्ने की कृषि की अनुकूल परिस्थितियां हैं, किंतु गन्ने की जो कृषि है उत्तरी मैदान से लेकर पंजाब बिहार तक अधिक मात्रा में की जाती है। दक्षिणी भारत में इसे दूसरे जो व्यापारिक फसल हैं उनसे प्रतियोगिता करनी पड़ती है, जिसके कारण कम क्षेत्रफल में ही बोया जाता है। लेकिन दक्षिणी भारत में जो गन्ना होता है उसमें चीनी की मात्रा या रस की मात्रा उत्तरी भारत की तुलना में अधिक होती है, इसलिए अधिकांश चीनी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि उत्तरी भारत में पैदा होने वाले गन्ने से अधिकतर गुड़ जो है वो ज़्यादा बनाया जाता है। फिर है चीन। गन्ना के उत्पादन में चीन का दूसरा स्थान है। यहाँ से एशिया का लगभग 14% गन्ने का उत्पादन प्राप्त होता है। चीन में अधिकांश गन्ना गुड़ खांडसारी बनाने में काम में लिया जाता है और गन्ने का मुख्य उत्पादक जो है यांगटी सिकियांग, ये वाला जो क्षेत्र है गन्ने के उत्पादन के लिए का जो डेल्टाई भाग है, और इसके अलावा पूर्वी चीन के अन्य भागों में भी गन्ना पैदा किया जाता है। फिर है पाकिस्तान। पाकिस्तान का भी गन्ने के उत्पादन में एशिया में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से एशिया का लगभग 8 से 9% गन्ने का उत्पादन प्राप्त होता है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत जो हैं वो गन्ना उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यहाँ भी गन्ने से गुड़ और चीनी बनाने की परंपरा है। अन्य देशों में फिलीपींस, ताइवान, बांग्लादेश, म्यांमार, मलेशिया और फिलीपींस, ताइवान तथा इंडोनेशिया के जावा द्वीप में भी गन्ने का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा थाईलैंड में से भी लगभग 8% एशिया का गन्ने का उत्पादन प्राप्त होता है। फिर व्यापारिक फसल के अंतर्गत एक और इम्पॉर्टेंट क्रॉप है हमारी जूट। जूट या जिसे पटसन भी कहते हैं, ये रेशेदार होती है। इससे अधिकतर रस्सियाँ, सामान रखने के जो बोरे, बोरी, टाट, पट्टी, थैले, कुछ मात्रा में वस्त्र भी बनाए जाते हैं। जूट का जो पौधा होता है वो 3 से 4 मीटर लंबे एवं पतले तना जो होता है डंठल के रूप में तैयार होता है। इसे खेत से काटने के पश्चात कुछ दिन तक पानी से भरे जलाशयों में रखा जाता है, गलाया जाता है, सड़ाया जाता है और उसके बाद इसे स्वच्छ पानी से धोकर साफ़ कर लिया जाता है। इसके तने से जो रेशे उतारे जाते हैं वो औद्योगिक या उद्योग की एक कच्ची सामग्री के रूप में रेशे प्रयोग किए जाते हैं। इसका जो रेशा होता है वो लंबा और टिकाऊ और मजबूत होता है। इसके लिए आवश्यक दशाओं में
सबसे इम्पोर्टेंट है जूट तापमान। जूट के पौधे के लिए उचित विकास के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक है, और इसके साथ ही तेज धूप इसके बढ़ने के लिए सहायक होती है। वर्षा भी इसे अधिक चाहिए, लगभग 125 से 200 सेंटीमीटर वर्षा जूट की कृषि के लिए आवश्यक होती है। मिट्टी की बात करें तो इसके लिए चीका या मटियार, दोमट, चीका प्रधान दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी में आर्द्रता क्या रखनी आवश्यक होती है, इसलिए हम कह सकते हैं डेल्टाई मिट्टी, कछारी मिट्टी इसके लिए अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि इन मिट्टियों में पानी को रखने की क्षमता अधिक होती है और पोषक तत्व भी इनमें अधिक, उपजाऊ तत्व भी इनमें अधिक पाए जाते हैं, जिसकी आवश्यकता क्योंकि जूट जो है मिट्टी से उपजाऊ तत्व को जो है बहुत शीघ्रता से खींच लेता है या उसकी उपजाऊपन को जल्दी से कम कर देता है। इसलिए भी इसकी जो कृषि है अधिकतर डेल्टाई भागों में की जाती है, जहाँ पर कि नवीन मिट्टियों का जमाव होता रहता है और वो ही इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। जूट की कृषि के लिए धरातल जो है समतल भूमि उपयुक्त होती है और मंद ढाल तथा डेल्टाई भूमि इसके लिए आदर्श मानी जाती है। इसके साथ ही साथ जूट के लिए जो जलाशय है या जल जो है बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसको साफ़ करने के लिए उस पे से जो छाल होती है बुरी बुरी, उसको हटाने के लिए, धोने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए जलधाराएँ, नदियों के क्षेत्र या जलाशय जो है वो महत्वपूर्ण या आवश्यक है। फिर है श्रम। जूट की कृषि से संबंधित जो कार्य होते हैं वो अधिकतर मानवीय श्रम द्वारा ही किए जाते हैं, जैसे फसल काटना, पौधों को इकट्ठा करके उसके जो बंडल में बांटना या गट्ठर में बांधना, उन्हें जलाशयों तक पहुंचाना, गलाना, उन पर से रेशा भूरी मतलब छाल हटाना, रेशे को धोना, साफ़ करना, ये जो सारे कार्य होते हैं ये मानवीय सस्ते श्रम के द्वारा ही आवश्यक है। इसी कारण जूट की जो कृषि अधिकतर सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों में ही की जाती है। अब उत्पादन की बात करें तो विश्व में जूट का उत्पादन का लगभग 90% जो है एशिया से प्राप्त होता है। एशिया में सबसे इम्पोर्टेंट है भारत। भारत विश्व का प्रमुख जूट उत्पादक देश है, जहाँ से लगभग 45 से 50% जूट का उत्पादन प्राप्त होता है। ये एक ब्रिटिश काल में विकसित की गई व्यापारिक कृषि को बंगाल में प्रोत्साहित किया गया था, जहाँ पर जूट की मिलें सबसे पहले स्थापित की गई थी। लेकिन विभाजन के पश्चात जो है अधिकतर जूट का क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया और मिलें जो थी वो पश्चिमी बंगाल में, जूट की मिलें भारत में रह गई। तो उसके पश्चात जूट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरे क्षेत्रों की फसलों में कटौती की गई और इसके क्षेत्र को बढ़ाया गया। भारत में जूट की कृषि जो है सर्वाधिक गहन जो क्षेत्र है वो है पश्चिमी बंगाल। भारत का ये वाला जो क्षेत्र है पश्चिमी बंगाल जूट उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है तथा यहाँ का हुगली नदी घाटी का जो डेल्टाई भाग है वहाँ पर जूट की कृषि वाले क्षेत्रों में वर्धमान, मुर्शिदाबाद और हुगली जनपद, हुगली क्षेत्र आदि इम्पोर्टेंट है। हुगली नदी जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। हुगली नदी का जो डेल्टाई भाग है वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जूट की कृषि की जाती है, क्योंकि वहाँ पर जूट उत्पादन के लिए सारी दशाएं प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं। फिर जूट का उत्पादन असम की जो ब्रह्मपुत्र घाटी जूट उत्पादन का दूसरा बड़ा क्षेत्र है। देश का लगभग
18% जूट का उत्पादन यहाँ से प्राप्त होता है, असम के नौगांव, कामरूप जो ज़िले हैं वहाँ से। फिर बिहार भी जूट उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ से देश का लगभग 14% उत्पादन प्राप्त होता है। बिहार में जूट जो है उत्तर पूर्व में पूर्णिया जिले, बिहार के तराई क्षेत्र, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं। यानी कि ये जो पूरा क्षेत्र है, जो भी आपको ट्रायंगल वाला भाग दिख रहा है, वो जूट उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। फिर है बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी जूट उत्पादन के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं, जैसे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, डेल्टाई भाग जूट उत्पादन के लिए आदर्श है, क्योंकि यहाँ उपजाऊ मिट्टी के अतिरिक्त पर्याप्त जलाशय, उपयुक्त जलवायु और अधिक संख्या में सस्ते श्रम आदि की सुविधाएं उपलब्ध है। इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरी फसलों से इसको प्रतियोगिता नहीं करनी पड़ती है। ये बांग्लादेश की जो है सर्वाधिक मुद्रादायिनी फसल भी है जूट, और सबसे अधिक निर्यात भी इसका किया जाता है। यहाँ के प्रमुख जो उत्पादन क्षेत्र हैं उनमें है नारायणगंगा क्षेत्र, मैमनसिंह, ढाका, टियरा आदि। फिर है सिराजगंज का क्षेत्र, पवनबोगरा, गंगपुर आदि। उत्तरी मैदानी क्षेत्र राजशाही, दिनाजपुर, और चौथा है देवरा क्षेत्र, फरीदपुर, बाकरगंज, खुलना, जसौर जनपद आदि। ये जूट उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये है बांग्लादेश, यहाँ पर जूट की कृषि की जाती है। फिर चीन भी अब प्रमुख उत्पादक देश बन गया है। चीन में अपेक्षाकृत ये जो कृषि है वो नवीन है, लेकिन अब विशेष रूप से इस पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप चीन में इसकी कृषि या उत्पादन में वृद्धि होने लगी है। चीन में मुख्यतः हांगो, यांगटीसी और सीकियांग के डेल्टाई भागों में जूट की कृषि की जाती है। ये वाले जो क्षेत्र हैं। फिर थाईलैंड, जूट के उत्पादन में थाईलैंड का विश्व में चौथा स्थान है तथा यहाँ से लगभग 10% जूट का उत्पादन प्राप्त होता है। अधिकांश जूट का जो उत्पादन है मीनाम रिवर जो है वहाँ पे किया जाता है थाईलैंड में। का जो डेल्टाई भाग है तथा इसकी निचली जो घाटी है वहाँ पर जूट की कृषि की जाती है। यहाँ पर भी इसके उत्पादन के लिए सस्ता श्रम और बांग्लादेश से सस्ती जूट पड़ती है इसकी, भारत और बांग्लादेश से, और ये जूट का प्रमुख निर्यातक भी है। अन्य जूट उत्पादन के क्षेत्रों में म्यांमार, वियतनाम में भी कुछ जूट का उत्पादन किया जाता है। जूट का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सीमित है। बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड और म्यांमार इसके प्रमुख निर्यातक देश हैं तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, यूरोपीय देश में इसके प्रमुख आयात करने वाले देश हैं, क्योंकि इसको अन्य जो प्लास्टिक या जो नायलॉन के धागों से बनाए गए बोरे, बोरियां या त्रिपाल है, उनसे इसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ जाने से इसके निर्यात पर या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जो है असर पड़ा है। फिर एक और मुद्रादायिनी फसल जो है वो हम कह सकते हैं जूट के बाद रबर है। रबर जो है
संसार का बहुत ही महत्वशील एक लचीला पदार्थ है तथा वृक्ष के से जो रस निकलता है उससे ये तैयार किया जाता है। रबर जो है भूमध्य रेखीय वनों से मिलने वाला हीबिया जाति का जो वृक्ष है, पूर्णतः ये उष्णकटिबंधीय और भूमध्य रेखीय जलवायु का ही पौधा है। इसके लिए हम ग्रोइंग कंडीशन या उपज की दशाएं या भौगोलिक दशाएं इसके लिए विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय देश की ही उपज है और वही वातावरण इसके लिए अनुकूल होता है। सबसे पहले बात आती है तापमान। इसके विकास के लिए वर्ष भर 24 से 30 सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक है, जो कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में अधिकतर रहता है। फिर वर्षा, इसके लिए अधिक वर्षा आवश्यक है। 200 से 300 सेंटीमीटर तक सामान्य रूप से वर्षा की आवश्यकता पड़ती है तथा इसी कारण ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जहाँ की वर्ष भर वर्षा प्राप्त होती है वहाँ पर ये पैदा किया जाता है। फिर धरातल, इसके लिए सामान्य ढाल और सुप्रवाही जो ढाल है वो आवश्यक होता है, क्योंकि इसकी जड़ों में या पौधे में पानी नहीं ठहरना चाहिए, इससे जो है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए ये पर्वतपदी है। पर्वत के जो निचले क्षेत्र होते हैं या तट के निकट जो क्षेत्र होते हैं, ढालू भाग होते हैं, वहाँ पर ही अधिकतर इसके बागान जो है लगाए जाते हैं। फिर है सॉइल या मिट्टी। रबर के लिए महत्वपूर्ण है मिट्टी भी। अनेक प्रकार की मिट्टियों में उपजाया जा सकता है, परंतु गहरी जलोढ़ और लावा से निर्मित मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। फिर मानवीय श्रम भी इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रबर के वृक्षों या बागानों में उगाया जाता है इसे। इसकी देखभाल के लिए सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वृक्षों से लेटेक्स, इसका जो रस होता है उसे लेटेक्स कहा जाता है, उसको प्राप्त करना, इकट्ठा करना और उसे मतलब रोज़ाना ही उसको इकट्ठा करना पड़ता है। इसीलिए सस्ते श्रम वाले क्षेत्रों में ही इसकी कृषि जो है, और विशेष करके दक्षिणी पूर्वी एशिया में इसकी कृषि विशेष रूप से की जाती है। यूरोपीय लोगों ने दक्षिण पूर्वी एशिया में उपयुक्त जलवायु वाले अपने उपनिवेशों में पूंजी में लगा करके रबर के बागान या बगीचे लगाए, क्योंकि ये बेसिकली तो है कांगो बेसिन के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये पैदा होता था, लेकिन वहाँ की जलवायु के बजाय इन्होंने इसे दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर इसकी कृषि यूरोपियन लोगों द्वारा विकसित की गई। उत्पादन की बात करें तो रबर का जो वृक्ष है वो एशिया महाद्वीप में ब्राज़ील से लगाया गया था। ब्राज़ील से लाकर, ब्राज़ील में क्योंकि सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता था, और अब एशिया जो है विश्व का लगभग 90% रबर का उत्पादन करता है, विशेष करके दक्षिणी पूर्वी एशिया। इसमें सबसे प्रमुख है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व का सबसे अधिक रबर पैदा करने वाला देश है। यहाँ पर रबर का उत्पादन सुमात्रा के मध्यवर्ती भाग, जावा और दक्षिणी भाग, बोर्नियो, ये जो क्षेत्र है, जावा द्वीप है इधर, बोर्नियो, यहाँ पर पैदा किया जाता है। इसके बागान जो है कालीबंतन और सेलीबीज में भी लगाए गए हैं। फिर है मलेशिया। मलेशिया विश्व के रबर उत्पादन में
महत्वपूर्ण स्थान है तथा यहाँ से विश्व का लगभग 30% रबर जो है का उत्पादन प्राप्त होता है। मलेशिया का अधिकांश रबर उत्पादन करने वाली जो क्षेत्र है वो मलाया प्रायद्वीप है। मलाया में सबसे अधिक दक्षिणी पश्चिम तटीय भागों पर रबर के बागान लगाए गए हैं। जोहोर क्षेत्र जो है वो सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है। तो श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम जो तटीय और मध्यवर्ती पर्वत के जो निचले भाग हैं वहाँ पर रबर का उत्पादन किया जाता है श्रीलंका में। भारत में रबर का जो विकास है ब्रिटिशर्स द्वारा किया गया और दक्षिणी भारत में रबर के अनेक बागान लगाए गए। मालाबार तट रबर का मुख्य क्षेत्र है और राज्यों की दृष्टि से केरल और तमिलनाडु तथा कुछ केरल तमिलनाडु क्षेत्र में भी रबर का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा असम के कुछ भागों में भी रबर जो है पैदा किया जाता है। थाईलैंड में भी रबर का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। तटीय भागों में थाईलैंड के तटीय क्षेत्रों में रबर पैदा किया जाता है। ये वाले क्षेत्रों में रबर का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड रबर के जो निर्यातक देश हैं। आयात करने वाले देशों में जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस, बेल्जियम, यूएसए आदि प्रमुख हैं। विश्व की समस्त रबर का लगभग 50% जो है 40 से 50% संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयात किया जाता है। फिर एक और कैश क्रॉप है एशिया में, वो भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है, टबैको या तंबाकू। तंबाकू का उत्पादन एशिया में विश्व का लगभग 42% तक किया जाता है। भारत एशिया में प्रमुख तंबाकू उत्पन्न करने वाला देश है। भारत में लगभग 60 कई वैरायटी का तंबाकू बोया जाता है और जिनमें से निकोटीना टोबैको तथा निकोटीना रस्टिका 2 मुख्य इसकी वैरायटी है जो कि भारत में पैदा की जाती है। यहाँ पर तंबाकू उत्पादन के प्रमुख यदि हम क्षेत्र देखें तो आंध्र प्रदेश, उसके बाद गुजरात और कर्नाटक के क्षेत्र, तमिलनाडु ये वाला क्षेत्र, बिहार और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में भी तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा बिहार, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश यहाँ पर भी तंबाकू पैदा किया जाता है। फिर इंडोनेशिया में तंबाकू जो है की कृषि की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उत्पन्न किए जाने यहाँ जो तंबाकू पैदा किया जाता है उससे अधिकतर सिगार बनाए जाते हैं। सबसे अधिक तंबाकू जो है सुमात्रा द्वीप में उत्पन्न की जाती है इंडोनेशिया में। फिर है म्यांमार में भी तंबाकू उत्तम किस्म की तंबाकू पैदा की जाती है और इसके साथ ही साथ इस क्षेत्र में इसकी मांग भी अधिक है। ये इसके उत्पादक क्षेत्र हैं और इसके लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध है। पर्वतीय ढालों पर अधिक पैदा किया जाता है। अराकान योमा का पहाड़ी क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रमुख है। फिर चीन का भी महत्वपूर्ण स्थान है तंबाकू के उत्पादन में तथा सिकियांग और यांगटीसी घाटी की उपजाऊ मिट्टी वाले
क्षेत्रों पर इसकी कृषि की जाती है तथा इसके साथ ही ये जो क्षेत्र है, बाढ़ वाले क्षेत्रों में भी तंबाकू पैदा किया जाता है। फिलीपींस में भी तंबाकू की कुछ कृषि की जाती है। यहाँ पर काग्यान घाटी, पनाव, नेग्रोस में तंबाकू उत्पन्न किया जाता है। कुछ तंबाकू जो है पश्चिमी क्षेत्रों में भी किया जाता है, जिसमें सीरिया में तंबाकू का उत्पादन अमानस पर्वत श्रेणियों के ढालों पर जो है पैदा किया जाता है। तंबाकू के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हम बात करें तो इसका बाज़ार जो है, इसकी जो मांग है वो बहुत अधिक है। एशिया के समस्त तंबाकू उत्पादन का लगभग 56% जो है यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता है। भारत और जापान इसके प्रमुख निर्यात करने वाले देश हैं। जापान में तंबाकू का जो उत्पादन है होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीपों में किया जाता है। तो ये थे हमारे प्रमुख व्यापारिक फसलें, जिन्हें हमने 2 भागों में करके पढ़ा। थैंक यू।